कोरोमंडल इंटरनेशनल इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है। 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 502 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया है। लेकिन कंपनी ने सिर्फ प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया है, कंपनी ने ऐसा तब किया है जब इंडिया के दूसरे फर्टिलाइजर कंपनीज हैवी रेगुलेशंस के कारण पेपर थिन मार्जिन्स के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। 2018 में टाटा केमिकल्स ने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से एग्जिट किया। 2020 में आदित्य बिरला ग्रुप ने इंडो गल्फ फर्टिलाइजर सेल कर दिया। कोरोमंडल इंटरनेशनल तब अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रहा था। कंपनी पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस का भी इंपैक्ट कम हुआ है। जब यूक्रेन और गाजा वॉर्स के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गए थे, फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में कोरोमंडल इंटरनेशनल का रेवेन्यू 49% बढ़ गया। तो इंडिया का फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एग्जैक्टली ऑपरेट कैसे करता है? इस इंडस्ट्री पे रेगुलेशंस का इंपैक्ट क्या होता है? इस इंडस्ट्री में कोरोमंडल इंटरनेशनल कौन सी स्ट्रैटेजीज चूज कर रही है? कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है? कंपनी कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है? आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम कोरोमंडल इंटरनेशनल के स्ट्रैटेजीज, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और चैलेंजेस भी समझेंगे। एंड में हम कंपनी का फ्यूचर आउटलुक भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। चाइना के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर कंज्यूमर है। एग्रीकल्चर इंडिया के जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूट करता है और हमारे पॉपुलेशन का 42% का लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर और प्लांट्स का न्यूट्रिएंट इंडिया की इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर फर्टिलाइजर्स का सप्लाई अनस्टेबल होता है तो इंडिया में फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं। इससे इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है। फर्टिलाइजर्स का सप्लाई स्टेबल रखने के लिए ये इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड है। इंडियन गवर्नमेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के मल्टीपल एस्पेक्ट्स कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन क्वांटिटी से लेके सप्लाई डेस्टिनेशन और टाइमिंग से प्राइसेस तक। गवर्नमेंट फार्मर्स और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के सिक्योरिटी के लिए इन सब एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से फर्टिलाइजर कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स अपने कॉस्ट के 75% पे सेल करना होता है। बाकी 25% गवर्नमेंट फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडीज के थ्रू प्रोवाइड करती है। लेकिन ये सब्सिडी पेमेंट्स कई बार डिलेड होते हैं। इन डिलेज के कारण फर्टिलाइजर कंपनीज को लॉसेस से डील करना पड़ता है। हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंपोर्ट्स पे भी डिपेंड करते हैं। 2023-24 में इंडिया ने 60.1 मिलियन टन फर्टिलाइजर कंज्यूम किया, लेकिन इस पीरियड में इंडिया का फर्टिलाइजर प्रोडक्शन सिर्फ 50.3 मिलियन टन था। मतलब हमने 9.8 मिलियन टन या टोटल कंजम्पशन का 16% 2023-24 में इंपोर्ट किया था। इंडिया का प्रोडक्शन डेफिसिट एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम है। इसके कारण इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस का थ्रेट फेस करता है। इंडिया का फर्टिलाइजर डिमांड मॉनसून पे भी डिपेंड करता है। इंडिया का फार्मिंग रेन फेड होता है, मतलब बारिश के बेसिस पे हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का आउटपुट डिसाइड होता है। बारिश ही इंडिया के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का फर्टिलाइजर कंजम्पशन भी अफेक्ट करता है। जैसे ड्रॉट्स के कारण इंडिया में फार्मिंग एक्टिविटी स्लो हो जाती है। इसके कारण फार्म्स का फर्टिलाइजर डिमांड भी कम हो जाता है। फर्टिलाइजर कंपनीज यूजुअली 3 to 4% मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, तो कंपनीज ऐसे सीजनल शॉक्स अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं होते। इंडिया के फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स भी एक चिंता का कारण है। रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर, अमोनिया और म्यूरेट ऑफ पोटैश जैसे रॉ मटेरियल्स के लिए इंडिया पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट है। करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण कंपनीज को इन इंपोर्ट्स के लिए ज्यादा रुपीस में पेमेंट्स करने पड़ते हैं। इसके कारण कंपनीज के मार्जिन्स और कम हो जाते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण कंपनीज के रॉ मटेरियल सप्लाई चेन्स पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जैसे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण इंडिया के यूरिया और अमोनिया का सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था। इन स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, सब्सिडी और इंपोर्ट डिपेंडेंस और कम मार्जिन्स के कारण ये इंडस्ट्री एक इंटरेस्टिंग पोजीशन में है। इंडिया का ग्रोइंग और रोबस्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंडिया के फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट कर सकता है। लेकिन स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के कारण ये स्पेस कंपनीज के लिए बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं होता। लेकिन इन स्ट्रिक्ट कंडीशंस में भी कोरोमंडल इंटरनेशनल समहाउ सिर्फ सर्वाइव ही नहीं कर रहा, बल्कि कंपनी इंडस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक है। 77,800 करोड़ रुपीस के मुरुगप्पा ग्रुप का एक पार्ट है कोरोमंडल इंटरनेशनल। इंटरेस्टिंगली कंपनी का काकीनाडा प्लांट एक 25 एकड़ बर्ड सैंक्चुरी है। इस सैंक्चुरी में हर साल लगभग 97 बर्ड स्पीशीज विजिट करते हैं। यहाँ इवन साइबेरिया से कुछ स्पीशीज माइग्रेट करते हैं। इस बर्ड सैंक्चुरी को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिकॉग्निशन भी मिला है। इस एफर्ट के कारण कंपनी को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में ग्लोबल केमिकल कंपनीज में टॉप 7% पोजीशन भी मिला है। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देखे तो 2024-25 में कंपनी ने 24,428 करोड़ रुपीस का स्टैंडअलोन रेवेन्यू और 1,941 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट किया। फर्टिलाइजर्स ने कंपनी के रेवेन्यू में 89% कंट्रीब्यूट किया। रिमेनिंग 11% रेवेन्यू क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल से आया। कंपनी का EBITDA मार्जिन 12% था और पैट मार्जिन 8%। कंपनी का लिक्विडिटी भी काफी हेल्दी है। कोरोमंडल इंटरनेशनल डेट फ्री है
और कंपनी के पास 4,400 करोड़ रुपीस का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। 2024-25 में कंपनी ने 2,464 करोड़ रुपीस का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस भी जनरेट किया। कोरोमंडल इंटरनेशनल इंडिया की अकेली फर्टिलाइजर कंपनी है जिसे क्रिसिल से AAA रेटिंग मिला है। इफ्को या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के बाद कोरोमंडल इंटरनेशनल दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है। कंपनी के पास पर ईयर 3.5 मिलियन टन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। कंपनी का ESG या एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस स्कोर भी काफी हाई है। इससे कंपनी मार्केट रेट से 2% डिस्काउंट पे ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर सकती है। कंपनी को फिलहाल तो फंडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी का हाई ESG स्कोर कंपनी को लो कॉस्ट फंड्स एक्सेस करने देता है। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी का परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा। इस पीरियड में कंपनी का रेवेन्यू 7,042 करोड़ रुपीस था। ये एक 49% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। इस ग्रोथ का कारण था 11 मेट्रिक टन्स का फर्टिलाइजर सेल्स। ये एक 31% का वॉल्यूम इंक्रीज था। अर्ली मॉनसून ऑनसेट, हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस और टाइमली सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कंपनी को काफी फेवरेबल कंडीशंस मिले। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का EBITDA 55% बढ़ा और 782 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी ने 11% का EBITDA मार्जिन भी मेंटेन किया। कंपनी का पैट 62% बढ़ा और 502 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का सेगमेंट वाइज ब्रेकडाउन देखें तो फर्टिलाइजर्स में SSP या सिंगल सल्फर फॉस्फेट में 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ और यूरिया में 23.5%। मैन्युफैक्चर्ड NPK और DAP 10% ग्रो हुआ। इंपोर्टेड DAP सेगमेंट का सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ। कंपनी के सेगमेंट सेल्स 0.27 लाख मेट्रिक टन से 2.07 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ गए। जैसा मैंने बताया, कंपनी के क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल सेल्स भी 31% ग्रो हुए और 725 करोड़ रुपीस तक पहुंचे। इस सेगमेंट का PBIT 77% ग्रो हुआ और 111 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन सब्सिडीज कंपनी के लिए एक कंसर्न का कारण हो सकता है। कंपनी का आउटस्टैंडिंग सब्सिडी ईयर ऑन ईयर 1,970 करोड़ रुपीस से 2,911 करोड़ रुपीस तक बढ़ चुका है। फॉर्चुनेटली कंपनी के सब्सिडी रिसीट्स भी 1,300 करोड़ रुपीस तक बढ़ गए। मैनेजिंग डायरेक्टर शंकर सुब्रमण्यम ने कंपनी के हेल्दी परफॉर्मेंस का रीजन भी बताया। उन्होंने कहा कि अर्ली मॉनसून, लोअर इन्वेंट्री और हायर सोइंग के कारण एग्री इनपुट्स का डिमांड ग्रो हुआ है। कंपनी का फॉस्फोरिक एसिड प्रोजेक्ट भी 70% कंप्लीट हो चुका है। फाइनेंशियल 26 के क्वार्टर 4 तक कमिश्निंग एक्सपेक्टेड है। कंपनी के NSE या नागार्जुन एग्रीकेम के एक्विजिशन को भी CCI का अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी ने 2,400 करोड़ रुपीस का केपेक्स गाइडेंस भी दिया है। 300 to 500 करोड़ रुपीस का एडिशनल केपेक्स स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, बायो एग्री और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के लिए होगा। लेकिन ये तो कंपनी के फ्यूचर प्लान्स हैं। कंपनी के 3 स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के कारण भी कंपनी का परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, डायरेक्ट कनेक्शन टू फार्मर्स और प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। चलिए इन तीनों स्ट्रैटेजीज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे मार्जिन्स काफी कम होते हैं, फिर भी कोरोमंडल इंटरनेशनल के प्रॉफिट्स काफी स्ट्रांग हैं। कंपनी ने ये प्रॉफिट्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इन्वेस्ट किया, मतलब कंपनी अपने सप्लायर्स को अक्वायर कर रही है। इससे कंपनी को अपने रॉ मटेरियल सप्लाई में बेटर कंट्रोल मिलता है। कंपनी के 2,000 करोड़ रुपीस के ऑनगोइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। कंपनी का काकीनाडा प्लांट कंपनी के टोटल कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का 66% प्रोड्यूस करता है। ये प्लांट पहले सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड इंपोर्ट करता था। इनका ग्लोबल सप्लाई और प्राइसिंग वॉलेटाइल था। इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए कंपनी इन दोनों केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए काकीनाडा में 1,100 करोड़ रुपीस के यूनिट सेटअप कर रही है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स भी बहुत क्रिटिकल होते हैं। 5 साल पहले रॉ मटेरियल्स के वीक सप्लाई के कारण कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% से भी कम था। कंपनी ने सप्लाई रिलेशनशिप्स इंप्रूव किए और अपने रॉ मटेरियल नीड्स के 80% के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए हैं। कंपनी ने सेनेगाल का बाओबाब माइनिंग एंड केमिकल कॉर्पोरेशन भी एक्वायर किया। ये एक्विजिशन अब कंपनी के 15% रॉक फॉस्फेट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्विजिशन के थ्रू 2024-25 में कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% तक पहुंच गया। कंपनी का दूसरा स्ट्रैटेजी है डायरेक्ट कनेक्शन टू फार्मर्स। 2007 से कंपनी ग्रोमोर नाम के रिटेल शॉप्स ऑपरेट कर रही है। महाराष्ट्र और इंडिया के सदर्न स्टेट्स में कंपनी ने 900 प्लस आउटलेट्स खोल लिए हैं। इन स्टोर्स के थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फार्मर्स को सेल करती है। इस डायरेक्ट टू फार्मर अप्रोच के कारण कंपनी 6 to 10% डीलर मार्जिन भी सेव करती है और फार्मर्स में भी ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज होती है। ये शॉप्स लगभग 30 लाख फार्मर्स को सर्व करते हैं और ड्रोन बेस्ड फर्टिलाइजर स्प्रेइंग जैसे एडवांस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इस सर्विस के लिए कंपनी ने दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स नाम के एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 58% स्टेक के लिए 150 करोड़ रुपीस भी इन्वेस्ट किया है। कंपनी ने 2024-25 में अपना ड्रोन कवरेज 2.2 लाख एकर्स तक डबल किया। कंपनी फ्यूचर में इस नंबर को 20x स्केल अप करना चाहती है। कंपनी का थर्ड स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी सिर्फ फर्टिलाइजर्स में ही लिमिटेड नहीं रह रही है, वो अब नैनो DAP और नैनो यूरिया जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मार्केट
मार्केट में भी एक्सपेंशन प्लान कर रही है। कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्यूरिफाइड फॉस्फोरिक एसिड में भी एक्सपैंड कर रही है। कंपनी बायोलॉजिकल्स और प्रेसिशन एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी ने 10 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिनका यूएस और ईयू में ट्रैक्शन बढ़ रहा है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू अपने ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज करने का भी प्लान कर रही है। इन स्ट्रैटेजीज के बावजूद कंपनी को कुछ चैलेंजेस से भी डील करना पड़ता है। दिसंबर 2023 में कंपनी के एन्नोर प्लांट में अमोनिया गैस लीक हो गया था। सिर्फ 15 मिनट्स में 67.6 टन गैस लीक हो गया था। ये प्लांट अब नॉन ऑपरेशनल हो चुका है, जिससे कंपनी के आउटपुट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और तो और कंपनी को 5.92 करोड़ रुपीस का फाइन भी देना पड़ा। रॉ मटेरियल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी भी कंपनी के लिए एक मेजर चैलेंज है। फिलहाल सल्फर प्राइसेस 300 से $200 तक कम हुए हैं, लेकिन इनपुट कॉस्ट्स अभी भी काफी वॉलेटाइल हैं। दूसरे फर्टिलाइजर कंपनीज की तरह ही कोरोमंडल इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज भी डिलेड सब्सिडीज के कारण स्ट्रगल कर रही है। जैसा मैंने बताया, कंपनी के पास 2,911 करोड़ रुपीस के आउटस्टैंडिंग सब्सिडीज हैं। मतलब कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स कॉस्ट से भी लोअर प्राइसेस पे सेल तो कर दिए, लेकिन गवर्नमेंट से अभी भी कॉस्ट और प्राइस का डिफरेंस रिकवर नहीं हुआ है। इससे कंपनी के वर्किंग कैपिटल पे प्रेशर पड़ता है। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर भी शिफ्ट हो रहा है। फार्मर्स अब डीएपी की जगह कस्टमाइज्ड एनपीके ब्लेंड्स प्रेफर कर रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल के लिए ये एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है। अगर कंपनी डीएपी से सक्सेसफुली पिवट कर लेती है तो कंपनी के लिए ये ट्रेंड में शिफ्ट एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हमने इंडिया के फर्टिलाइजर कंजम्पशन और प्राइसिंग पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। ग्लोबली एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। अब कोरोमंडल इंटरनेशनल का करंट ईएसजी स्टेटस तो हेल्दी है, लेकिन डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स के लिए कंपनी को R&D में काफी खर्चा करना पड़ सकता है। इन चैलेंजेस के साथ कंपनी को अपने स्ट्रैटेजीज डेवलप करने पड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी के करंट स्ट्रैटेजीज कंपनी के ऑपरेशंस को हेल्दी रख पाएगी? क्या कंपनी का परफॉर्मेंस का पॉजिटिव स्ट्रीक ऐसे ही कंटिन्यूड रहेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव, मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, आज एक काफी स्पेशल दिन है। हमने 100,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कुछ दिन पहले क्रॉस कर लिया था और आज हमें इस माइलस्टोन का अवार्ड भी मिल गया है। इस अकॉम्प्लिशमेंट में हमारे साथ आपका भी कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है हम आपके साथ ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते रहेंगे।